जो आदमी 60 वर्ष 62 वर्ष तक जो प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद अगर राजनीति में आता है, प्रशासनिक क्षेत्र में सफल रहा है, जरूरी नहीं है वो राजनीति में भी सफल रहे। अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1.5 साल 1 साल पहले तक भाजपा के ये प्रत्याशी पदाधिकारी कहीं मैदान में नहीं थे। वो अपनी पहचान स्थापित कर लेंगे, लोगों के सामने इस बात का संकट नहीं रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नहीं जानते। शिशुपाल सोरी का कार्यकाल अच्छा था तो उनकी टिकट क्यों काटी गई? नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और बस्तर में मतदान के बाद चुनावी चर्चा के सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज हम कांकेर सीट तक पहुंच चुके हैं। उत्तर बस्तर की ये प्रमुख विधानसभा सीट है और कांग्रेस का कब्जा यहां पर रहा है। परंपरागत तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यहां मौका मिलता रहा है और कई दिग्गज नेता, जिस तरह से मध्य और दक्षिण बस्तर से गिनती के नेता मिलते हैं, उसके मुकाबले उत्तर में सियासत ज़्यादा बेहतर रही है। अगर आप मध्य प्रदेश के ज़माने से इतिहास देखें, अरविंद नेताम जैसे दिग्गज नेता यहाँ से निकलते रहे जो आज हाशिए पर हैं लेकिन राजनीति में सक्रिय हैं। शिशुपाल सोरी कांग्रेस से यहाँ पर विधायक थे और इस बार इनकी भी टिकट काट दी गई। ये आदिवासी समाज के लोकप्रिय नेता माने जाते रहे, कलेक्टर भी रह चुके और इस दौरान ये लगातार समाज में सक्रिय रहे, बतौर कलेक्टर भी ये भी था और इसी वजह से इनको टिकट मिली, लड़े, जीते, लेकिन इस बार टिकट हारी। और पिछले बार जिनकी टिकट काटी गई थी कांग्रेस की तरफ से, शंकर ध्रुवा, उन्हें दोबारा टिकट दी गई। शंकर ध्रुवा का भी पारिवारिक राजनीतिक इतिहास रहा है, लोकप्रिय छवि के दम पर माना जा रहा है उनको टिकट कांग्रेस की तरफ से मिली है। इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने जिन 21 नामों की घोषणा की थी पहली सूची में काफ़ी पहले, उनमें आशाराम नेताम पूरी तरह से आरएसएस की पृष्ठभूमि से निकलकर चुनावी मैदान में आए हैं। इससे पहले ये पंचायत स्तर पर कई चुनाव लड़ चुके हैं, अपने सरपंच का दायित्व ये वहाँ पर देखते रहे हैं। लोकप्रिय, सक्रिय और युवा होने का इन्हें लाभ मिला है और आरएसएस ने इस सीट पर अपना एक बड़ा दांव खेला, ये माना जा रहा है। तो चर्चा आगे जारी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं शिशुपाल सोरी की टिकट क्यों कट गई लगता है संतोष जी आपको? कांग्रेस के भीतर बड़े विनम्र और सक्रिय रहे, संसदीय सचिव बन गए थे। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं जी और उसके पश्चात विगत चुनाव में 2018 में कांग्रेस ने उन्हें कांकेर से अपना प्रत्याशी बनाया। वो विधायक चुने गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन में बतौर संसदीय सचिव भी नियुक्त किए गए जी। लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसा मुझे लगता है कि वो सरकार के उस मापदंड को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए। यही कारण है कि उनकी टिकट काट दी गई जी। ये और उनके जगह पर शंकर ध्रुवा को लाया गया। और हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि कांकेर जिले में यह जो कांकेर सीट है जी, कांकेर जिले के कांकेर नगर पालिका परिषद के ही निवासी राजेश तिवारी जी हैं जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। हाँ, ये तो तीनों पे कहते हैं कि टिकट डिसाइड करने में इनकी भूमिका अलग है। इस जिले की टिकट वितरण में निश्चित रूप से उनकी अपनी भूमिका रही होगी, उस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता जी। अब यह तो कांग्रेस के भीतर की कोई अपनी चर्चा हो सकती है या भाजपा कोई कांग्रेस पर इस प्रकार का आरोप लगा सकती है कि यदि शिशुपाल शाह का कार्यकाल अच्छा, शिशुपाल सोरी का कार्यकाल अच्छा था तो उनकी टिकट क्यों काटी गई, और अगर उनकी टिकट काटी गई तो जो शंकर ध्रुवा को लाया गया है वो चुनाव कैसे जीतेंगे भाजपा प्रत्याशी के सामने? यह मतदाताओं के बीच में भी ये विषय है, भाजपा के बीच में जी चर्चा में है। वहाँ पर आशाराम नेताम बिल्कुल नया चेहरा, युवा चेहरा, काफी ऊर्जावान भी लगे। मेरी उनसे मुलाकात हुई है। लगता है ये कैसे तय किया गया होगा मनीष जी? नाम देखिए, 15 वर्षों के जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी में युवा लीडरशिप का अभाव था और वो लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रत्याशियों के चयन को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पिछले 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं से चर्चा होती थी वो कई नाम टटोलते थे, पर देखिए एक नेता को संगठन के नाते उसके व्यक्तित्व के निर्माण की अपनी एक प्रक्रिया होती है
और अगर आपकी सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है तो थर्ड लाइन लीडरशिप को जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है और उनमें यूथ लीडर को टारगेट किया है। कांकेर जिले में भी कमोबेश वही स्थिति रही है। कांकेर जिले में ये जो नेताम जो भी नाम आया है आशाराम नेताम का, ये संघ की पृष्ठभूमि के हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय लीडरशिप है उसमें जो लोग हैं उसमें विद्यार्थी परिषद के लोगों का बहुतायत रहता है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं से जो राजनीतिक पृष्ठभूमि इनका शैक्षणिक अवस्था में ही इनकी तैयार हो जाती है और राजनीति के दांव पेच से भी वाकिफ होते हैं और पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों से भी ये वाकिफ होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के एक युवा चेहरे को सामने उतारा है और इनके बारे में जो चर्चाएं हैं वो बहुत गरीब पृष्ठभूमि के नेता हैं और पंचायतों में सक्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको पहली सूची में इसलिए नाम दिया, नया नाम है, चुनाव लड़ने के लिए समय मिलेगा और कहीं ना कहीं जो पूरे क्षेत्र में वो अपनी पहचान स्थापित कर लेंगे। लोगों के सामने इस बात का संकट नहीं रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नहीं जानते। पर अन्य लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा होगा इसकी वजह से वहाँ पार्टी के भीतर, क्योंकि मैं वहाँ जब गया तो मुझे मालूम चला जो दावेदार थे वो जब इनका नाम आ गया और इन्होंने शुरुआती तैयारियां चालू की, उस तरह का सहयोग और उत्साह वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये फैक्टर वहाँ पर इनके साथ है। देखिए, कभी भी आप देखेंगे किसी को बिना विरोध के जो है मंच नहीं मिलता। हर दल की स्थितियां हैं और इतने सारे दावेदार रहते हैं कि हर को संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता। जो भी प्रत्याशी आएगा निश्चित रूप से असंतोष का सामना करना पड़ेगा, पर अब मुझे लगता है राजनीतिक दल भी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, ये अभ्यस्त हो चुके हैं कि अगर हम ये देंगे तो विरोध झेलना पड़ेगा और बाद में मान मनोबल की प्रक्रिया भी होती है। तो कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग अपना बागी रुख अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन पार्टी भाजपा के अंदर ऐसी खुलकर बगावत बाहर नहीं आती। नहीं, आमतौर पर यह माना जाता है कि भाजपा में जो कहीं ना कहीं जो आरएसएस की जो भूमिका है, संघ की भूमिका है या संघ के अनुषंगिक संगठनों की भूमिका है, वो काफी प्रभावी रहती है, ऐसा माना जाता है। और इस बार जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्टेट लीडरशिप कोलैप्स हो गई थी, सेंट्रल लीडरशिप ने जो है यहाँ को टेक ओवर किया और चाहे राज्य मंत्रियों को लगातार लगाया गया था। मैं देखा हर विधानसभा पर वो लोग दौरा कर रहे थे, समीक्षा बैठकें ये सब कर। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अगर देखेंगे तो जो इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर उन्होंने एक संगठन प्रभारी को बनाया, जैसे छत्तीसगढ़ में ओम माथुर को बनाया। इसके साथ साथ एक सह प्रभारी बनाया जो नितिन नवीन थे, बिहार से आते थे। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री को यहां पर विशेष जिम्मेदारी दी गई जो यहां पर पूरे चुनाव के दौरान मौजूद रह करके यहां पर समन्वय स्थापित करें। प्रशासन में कहीं कोई असंतोष की स्थिति हो, प्रशासन अगर कहीं मतलब कई बार आरोप लगते हैं कि भाई प्रशासन यहां मदद नहीं कर रहा है, तो बतौर केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी उस चीज को डाइल्यूट करती है। यही कारण है एक विशेष रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी ने यहां काम किया है और इसी का प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ज्यादा बगावत देखने को नहीं मिली। क्योंकि जब ओम माथुर यहां पर आए थे तो यहां पर जो उन्होंने बैठक ली, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि पार्टी का निर्णय सर्वोच्च रहेगा, टिकट जिसको मिले सबको मिलकर के काम करना है, जिसको विरोध करना है वो बाहर जा सकता है, लेकिन भीतर घातियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो लोग दोबारा भारतीय जनता पार्टी में संगठन या सत्ता की राजनीति करने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो ये जो चेतावनी है, मुझे लगता है इसका काफी प्रभाव दिखाई दिया और यही कारण है कि दबे छिपे रूप में भले आप वो कर लें, पर इस प्रकार का कोई असंतोष और उस टाइप की शिकायतें मतदान के बाद भी आमतौर पर
देखने सुनने को नहीं मिली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो शिकायतें हुई वो बाहर आ गई, भारतीय जनता पार्टी की बहुत जो वोटिंग के बाद शिकायतें बाहर नहीं आई हैं कि किसने भीतरघात किया, कौन सक्रिय था नहीं था, ये सब अभी तक नहीं आई है। इस कांकेर सीट की बात करूं संतोष जी, लगता है यहाँ पर ये शंकर ध्रुवा है, ये इनको कैंडिडेट बनाया गया। और मुझे याद है कि जब मैं कांकेर में था तो शंकर ध्रुवा रायपुर होकर आए थे और मुख्यमंत्री से 3 बार मिलने का प्रयास कर चुके थे टिकट को लेकर, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया था। तो ये बहुत सहज व्यक्ति हैं। अभी इस समय मुझे लगता है कि ये सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं इस वक्त। और ये अब इसी लोकप्रियता या इसी उनकी पिछली बार उनकी टिकट काट दी गई थी, तो इसी वजह से इनको दिया गया है। मुझे जो जानकारी मिली थी कि शिशुपाल सौरी लगातार अपने स्थानीय संगठन से कटे हुए रहे जीतने के बाद से, और उन्होंने अपने तरीके से चलाया। उनके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इनका कलेक्टर का रवैया बदला नहीं है, अभी भी ये अपने 2 डिप्टी कलेक्टर की तरह कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं, पार्टी के लोगों को लेकर नहीं चलते। संभवतः ये एक सर्वे में शायद ये बातें घर कर गई जिससे उनकी टिकट कटी। इसके अलावा एक बात और सामने आई, दरअसल बस्तर को लेकर के जिस ढंग से आदिवासी समाज का विरोध सामने आया उसको लेकर के सरकार भी चिंतित थी। ये चूंकि आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, आईएएस रह चुके हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या मुद्दे हैं इसको आप डाइल्यूट कीजिए। संभवतः उसके बाद भी चीज़ें सामान्य नहीं हुई, तो नेतृत्व में भी इनको लेकर के थोड़ी असहज स्थिति थी। दूसरी बात यह है, कांकेर का जो मामला है वो कहीं ना कहीं कांकेर की 3 विधानसभाएं राजेश तिवारी जी के नियंत्रण और उनकी मॉनिटरिंग में रहे हैं जी। वहाँ पर प्रत्याशी चयन में सीधे उनकी भूमिका रही है। पिछली बार भी जो इनको टिकट मिला है वो राजेश तिवारी जी के कारण मिला था, लेकिन इस बार भी उन्होंने बचाने की काफ़ी कोशिश की कि इनको फिर से वो किया जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से ये निर्णय जो है प्रत्याशी बदलने की हुई। और मुझे जो जानकारी ये मिली थी कि जो शिशुपाल सौरी हैं बेसिकली बहुत सीधे नेता हैं, वो बहुत अच्छे और सहज सुलभ दंतेवाड़ा में बतौर कलेक्टर रह चुके हैं। हम लोग उनको बातचीत में बहुत मधुर हैं, कभी कठोर शब्द जो है उनके मुख से हम लोगों ने नहीं सुना। तो एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो आदमी 60 वर्ष 62 वर्ष तक जो प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद अगर राजनीति में आता है, प्रशासनिक क्षेत्र में सफल रहा है, जरूरी नहीं है वो राजनीति में भी सफल रहे। दोनों के मानक अलग हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, दोनों के कंपल्सन्स अलग हैं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा उदाहरण है जी। आपको लगता है इस सीट पर, क्योंकि जो घोषणा पत्र को लेकर जिक्र आता है, मैंने देखा कि बस्तर की जो 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ सीमित है, घोषणा पत्र का न के बराबर जिक्र है, एक आध या मुद्दा कोई होगा तो होगा, केशकाल के भी आधे हिस्से तक ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन कांकेर की 3 विधानसभा सीटें ऐसी है जहाँ घोषणा पत्र को लेकर जम करके मतदाताओं के बीच बातचीत थी, चर्चा थी। हालांकि इस बार का घोषणा पत्र काफ़ी करीबी रहा और जो दूसरी जो महिलाओं को लेकर घोषणा थी वो दूसरे फेज के बाद हुई। तो यहाँ पर लगता है इस सब का असर होगा, क्योंकि धान का मुद्दा भी है ही। देखिए, मुझे ऐसा लगता है नरेश जी की घाटी से उतरने के बाद, केशकाल घाटी से उतरने के बाद कांकेर जिला प्रारंभ हो जाता है जी। जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एक प्रकार से हिस्सा है। हाँ। और चूंकि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र से लगा हुआ है कांकेर, या इस जिले की 2 अन्य विधानसभा, विशेषकर भानु प्रतापपुर की अगर हम बात करें, तो ये दोनों एक प्रकार से कृषक प्रधान, आदिवासी बाहुल्य जिले होने के बावजूद कृषक प्रधान पृष्ठभूमि वाले जिले हैं जी, या क्षेत्र हैं, या विधानसभा क्षेत्र हैं। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस के किसान कर्ज माफी, धान खरीदी, धान बोनस, इसका असर इस विधानसभा क्षेत्र में जैसे विगत विधानसभा चुनाव में मिला है, मुझे लगता है इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा जी। इसलिए मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं से आसाराम नेताम जी की तुलना में जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो मुझे एज लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये बहुत बाद की बात है कि उनके एज की बात हो रही है,
जी। अच्छा, एक रोचक चीज़ और दिखाई दी कि गोविंदपुर की जो सभा थी नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री बनने के बाद जगदलपुर में भी मैंने देखा, और उसके बाद ये ठीक मतलब मतदान से पहले की आखिरी के समय की ये सभाएं रही उनकी जगदलपुर की, और यहाँ भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी और लोग स्वस्फूर्त होकर पहुँचे थे। मतलब बहुत सारे लोग तो परिवार यहाँ उस दौरान जगदलपुर में तो सर्ववादी समाज ने बंद का आह्वान कर दिया, तो और पता चले लोग घर से सब परिवार चले गए बंद की वजह से, और देखना चाहते थे लोग, दूर दूर से आए थे लोग। गोविंदपुर में भी ऐसी भीड़ दिखाई दी और ये बड़ी चर्चा बनी कि भाजपा का जो इंटरनल काम है, क्योंकि आरएसएस अगर अपना कैंडिडेट उतार रहा है या अपने कैंडिडेट को हिमायत करके टिकट दिलवा रहा है तो उसके पीछे वो मेहनत भी कर रहा है, ऐसा माना जाता है। मुझे ये लगता है कि अगर बस्तर की बात करें तो इन सीटों पर, क्योंकि आदिवासी समाज गैर हिंदू होने के हिसाब से एक अलग प्रतिनिधित्व व्यक्त करता रहा है पिछले कुछ समय से, तो यहाँ पर भाजपा ज़्यादा प्रयोग और फाइटिंग करने की तैयारी कर रही है। उसके जो हिंदूवादी संगठन है वो भी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह से केशकाल में भी पिछली बार हरिशंकर को टिकट दी गई थी फरसगांव क्षेत्र से, वो भी उसी पृष्ठभूमि से आते थे। तो कमोबेश आशाराम भी नेता, मुझे लगता है इस वजह से वहाँ टिकट मिली है। और मोदी फैक्टर इस बार बस्तर में दिखाई दे रहा है, जो आदिवासी क्षेत्र कनेक्टेड नहीं दिखाई देते थे हाई प्रोफाइल नेताओं की मौजूदगी से, इस बार दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी की सभा भी इस मायने में महत्वपूर्ण रही। आपको लगता है मनीष जी ये कुछ इंडिकेशन था या उसका असर पड़ेगा इस सीट पर? नहीं, देखिए, मुझे शुरू से लग रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है सरकार के खिलाफ, और अगर वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तो सारी विधानसभाओं को प्रभावित करेगा जी, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात है, बतौर प्रधानमंत्री जी उनकी जो लोकप्रियता है वो देश के कोने कोने पर है। बस्तर से उसको हम इस तरीके से रिकनेक्ट कर सकते हैं कि बस्तर में जो धर्मांतरण का भी जो मुद्दा आया है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ निर्माण की जो क्रेडिट कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी लेती है और अपने आप को वनवासियों के हिसाब से ढालने की बात करती है, मुझे लगता है इसका भी एक प्रभाव दिखाई दिया। तीसरी बात यह है, देखिए, अब नरेंद्र मोदी जी की बात आई नरेंद्र मोदी जी का जो एक फैक्टर मैं पिछले चुनाव में देखा, कोंडागांव में उनकी एक सभा थी और उस सभा को मैं भी कवर करने गया था। तो ये 2013 की बात? 2013 की बात, बिल्कुल। हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा था। और वो जो कोंडागांव बस स्टैंड में उनकी सभा थी और बस स्टैंड के सामने उनकी एक होर्डिंग लगी हुई थी। जी, जी, जी। उस होर्डिंग में मतलब उनकी नजर इतनी पैनी थी कि होर्डिंग देखने के बाद वहां एक बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जब उन्होंने भाषण समाप्त किया तो उन्होंने पूछा ये होर्डिंग में तस्वीर किसने लगाई है? तो बोले नहीं, क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ, तो बोले नहीं, इसमें चेहरा अलग है, धड़ अलग है करके। तो इतनी संवेदनशीलता और इतनी पारखी नजर है। तो मुझे लगता है ये एक उदाहरण भी है कि एक राजनेता अगर अपनी छवि, अपने पोज और अपनी सारी संवेदनशीलता इतना अलर्ट है, वो अलर्ट है अगर ना, तो वो कहीं ना कहीं एक वो रखता है, कनेक्ट भी करता है। रही बात कांकेर विधानसभा की, शंकर धुर्वा की माताजी भी श्यामा धुर्वा विधायक रही हैं। पहले वो चाचा उनके चाचा या मेरे ख्याल से भाई हैं उनके, नहीं जी, मेरे ख्याल से शायद हाँ नज़दीकी रिश्ते। श्यामा धुर्वा वो विधायक रही हैं और जहाँ तक मुझे याद है पहले शायद ये भारतीय जनता पार्टी में भी श्यामा धुर्वा भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक थी। 2003 में जब 2000 से 2003 के बीच जब कांग्रेस में जो लोग आए थे जोगी जी के समय में शिफ्ट होकर के 17 लोग आए थे जो तो वो एक पृष्ठभूमि भी रही है जो विधायकों को तोड़ा था उन्होंने, उन्हीं में से बिल्कुल। हाँ, श्यामा धुर्वा भी संभवतः भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुई, तब से उनका कांग्रेस के प्रति जो है उनका परिवार अटैच्ड है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर मुझे भी दिखाई दिया और कहीं ना कहीं जो एक इंडिकेशन लगता है, तो इस सीट पर मैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एज दूंगा, क्योंकि जो माहौल दिखा, भीड़ का अपने आप आना और जिस तरीके से
वहाँ पर एक नए कैंडिडेट का अचानक फ्लो में आ जाना जी ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सीट जो है कहीं ना कहीं एक एज जो है वो बीजेपी के प्रति है। जी तो जी देखिए, मुझे तो ये अंततः लगता है कि अब वर्तमान राजनीति में भीड़ कोई पर्याय नहीं है। जनता नेताओं को सुनने, देखने, समझने जाती है। इसलिए चाहे बात नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे बात राहुल गांधी जी की हो, चाहे वो प्रियंका गांधी जी की हो, हम वहाँ उमड़ने वाली भीड़ से यह नहीं कह सकते कि अमुक पार्टी का एक माहौल है जी जैसा कि माहौल आज से 2 दशक पहले कतिपय राजनीतिक दलों के द्वारा बनाया जाता था कि वो मीडिया कर्मियों से मुख्यतः उनका चर्चा का पहला बिंदु यही होता है कितनी भीड़ थी। आज भी है, आज भी मानक है, आज भी मानक है जी ठीक है। हाँ, लेकिन इनका भीड़ का पारिश्रमिक नहीं बढ़ा रहे राज ने, मुझे शिकायत है प्रति देखिए भीड़ के दो साइड इफेक्ट है। देखिए भीड़ आज भी मानक इसलिए है, भीड़ ज्यादा हो जाए तो भले आप स्वीकार न करें, लेकिन भीड़ कम हो गई तो उसका रिवर्स जो है मैसेज जाता है कि अरे ये तो गया। हाँ, याद है मुझे अमित शाह की जो परिवर्तन यात्रा वाली, उस पर भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भीड़ थी ही नहीं, वहां पे भीड़ आ ही नहीं पाई। तो भीड़ को कम बताना बड़ा महत्वपूर्ण रहता है जी। नहीं, कम बताना। अरे आप पारिश्रमिक पे कुछ कह रहे थे कि बढ़ गया जी, आप बताइए, जनता के काम की बात है। जनता काम की बात यह है कि भीड़ के जो ठेकेदार होते हैं जी, दरअसल सीधा सीधा संबंध भीड़ का उनके पॉकेट से होता है। इसलिए आमतौर पर वो कोशिश करते हैं कि पर्याप्त भीड़ जमा हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि उनका जेब भरा रहे। तो लेकिन इससे तो मतदाताओं या जो जनता जिसकी मैं पारिश्रमिक बढ़ाने की बात कर रहा हूँ भीड़ के दौरान, उसका तो कोई लेना नहीं। अभी वो ट्रेंड जो है इधर कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, जनता के मनोदशा की अगर हम बात करें तो नहीं, मुझे लगता है वो वक्त जो देते हैं उसका वो एक पारितोषिक टाइप नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जैसे मनीष भाई ने कही एंटी इनकम्बेंसी की बात, तो मैं इस बात से इत्तेफाक इस सेंस में नहीं रख रहा हूं कि आज से 1.5 साल पहले अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1.5 साल 1 साल पहले तक भाजपा के ये प्रत्याशी पदाधिकारी कहीं मैदान में नहीं थे। जबकि उसके उलट अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात करें तो 2018 में चुनाव जीतने के बाद से 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से लगातार मैदान पे हैं। यह बात अलग है कि उन्हें किन्हीं जिलों में, किन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लोगों का जैसा साथ मिलना था या उनकी योजनाओं का जैसा प्रचार प्रसार होना था वैसा हुआ या नहीं हुआ, तो इसके पीछे कांग्रेस जनों का अपना प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात का मैं इस रूप में खंडन करता हूं और मुझे लगता है कि यहाँ से शंकर धुर्वा ही चुनाव मैदान में एज देंगे आप, एज देंगे। और उसकी वजह ये कि लोकप्रियता, आप कुछ ऐड करेंगे? उसकी वजह लोकप्रियता। दूसरी बात ये कि जो बात मैं कह रहा था कि 1-1.5 साल पहले भाजपा के प्रत्याशी या पदाधिकारी मैदान में नहीं थे, तो कांकेर विधानसभा सीट से एक अननोन नाम को सामने लाना इस बात को भी प्रदर्शित कर रहा है कि भाजपा के लोग वाकई में मैदान में नहीं थे। अगर संगठन को ही जिम्मेदारी लेना है तो संगठन फिर ये नाम देता है। नहीं, परंपरागत तौर पे आप अच्छा 2013 2008 के दौरान अगर आप सीटें देखेंगे तो बनिस्पत बहुत मजबूत भाजपा यहाँ कैंडिडेट दे नहीं पाई थी। शायद ये भी एक कारण था कि नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में सोहन पोटाई के जाने के बाद सोहन पोटाई और देवलाल दुग्गा ये और आपका वो एक जी एक ठाकुर साहब थे, क्या नाम है उनका, तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफी मजबूत थी। सोहन पोटाई के डिरेल होने के बाद बीजेपी की स्थिति जो है वहाँ कमजोर हुई। बीजेपी लगातार मतलब वहाँ पर प्रयोग कर रही है और देवलाल दुग्गा भी आज भी हैं, लेकिन वो काफी अगन सिंह तो काफी पहले थे, लेकिन अगन सिंह के बाद जो इन दो लोगों का ठीक ठाक स्थिति दबदबा थे।
सोहन पोटई तो 3 या 4 बार सांसद रह चुके हैं 4 बार कांकेर लोकसभा के से, सदस्य तो रह ये अपने आप में बड़ा नाम था। और अगर कांकेर की बात हो रही है तो अगर अरविंद नेताम का नाम न लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये चर्चा अधूरी। ने नामांकन भरा फिर वापस ले लिया नाम। बिल्कुल बिल्कुल, अमर राज पार्टी से। बिल्कुल, अरविंद नेताम जी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं जी, और इस सीट पे परिवारवाद भी दिखता है। बिल्कुल, चाहे धुरवा परिवार की हिस्ट्री देख लीजिए या नेताम परिवार की हिस्ट्री देख लीजिए, तो थोड़ा परिवार, आदिवासियों में अगर परिवारवाद, परंपरा, नेतृत्व को लेकर दिखती है तो यहाँ दिखाई देती है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा नरेश जी, वो ये कि कांकेर जिले की कांकेर विधानसभा सीट अगर हम देखें तो बस्तर संभाग के उच्चतम राजनीतिक चेतना वाली सीटों में से बिल्कुल 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 बिल्कुल। चूंकि जैसे मनीष भाई ने बताया कि अरविंद नेताम जी भी लंबे समय तक यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे, 4 बार लगातार सोहन पोटई भी भाजपा के लोकसभा सदस्य रहे कांकेर से, तो कांकेर निसंदेह 1947 के पश्चात से ही जगदलपुर और कांकेर ये 2 सबसे बड़े राजनीतिक चेतना के केंद्र रहे। और चूंकि कांकेर में इस प्रकार की चेतना रही है, इसलिए हम ये बात ध्यान रखें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसमें कांकेर जिला मुख्यालय के साथ साथ उस विधानसभा सीट में आने वाले जो दूरस्थ अंचल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जी, ये भी एक फैक्टर ये भी एक फैक्टर। जी, तो कांकेर पर बातचीत का सिलसिला थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसे यहीं विराम देते हैं। कांकेर सीट पर शंकर ध्रुवा और आशाराम नेताम अपनी नई पारी के साथ जो है मैदान में हैं। ये चर्चा रही है कि दोनों के बीच मुकाबला काफ़ी करीबी है, जिस तरह से क्योंकि कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर इश्यूज़ को लेकर दिखाई नहीं देती, और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने नेताओं की टिकट काटी है उसके पीछे जो एक पब्लिक के बीच में जो बात बताने की रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो समीकरणों के अलावा सर्वे को वजह बताया जाता रहा है। तो शायद शिशुपाल सोरी के लिए भी एक वजह उनके लिए भी यही रही होगी। शंकर ध्रुवा को मौका मिला है यहाँ पर, मुकाबला यहाँ पर कांटे का है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उससे तस्वीर पूरी साफ होगी। पहले ये सीट कांग्रेस की एज की मानी जा रही थी, लेकिन बाद में जिस तरह से समीकरण बदले उससे यहाँ पर ये टक्कर ज़्यादा करीबी होती दिखाई दे रही है। दोनों की बात आपने सुनी, दोनों ने अलग अलग राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को एज दिया है। एक बात और मैं ऐड करूंगा कि जिस तरह से हम भीड़ को देखते हैं, ये बात बहुत सही है कि भीड़ को आप जब देखते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो जो भीड़ है वो कितना कनेक्टेड है नेताओं से, कितना राजनीतिक दलों से कनेक्टेड है। अब तो ये भी दिखाई देने लगा है कि उनको किस तरह से एक पारिश्रमिक देकर के लाया जाता है उस भीड़ को, और उस भीड़ के हिसाब से राजनीतिक दल एक प्रचार प्रसार के जरिए आम जनता का मत बनाने, बदलने, प्रभावित करने का काम करते हैं कि उनके साथ इतनी भीड़ है और इसकी वजह से वो चुनाव और माहौल बन रहा है। इससे उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है। पर आपके लिए ज़रूरी है कि जब कोई नेता धीरे धीरे आपके सामने बड़ा बनता दिखाई दे रहा हो, तब आप ये देखिए कि उसके पीछे चलने वाली भीड़ में उसके समर्थक कितने हैं और ऐसी भीड़ कितनी है जो एक पारिश्रमिक के साथ उसकी ताकत का इजहार करने का जरिया बनी हुई।